जिस राज्य के निर्माण को 24 साल होने को आ गए हैं, वहाँ स्थायी राजधानी का प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। अब वहाँ एक नया प्रश्न खड़ा हो गया है कि हाईकोर्ट कहाँ रहे, नैनीताल में ही रहे, हल्द्वानी में रहे, काशीपुर में बने, IDPL ऋषिकेश में बने या फिर गैरसैंण में बने। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के शिफ्टिंग को लेकर मचे हंगामे पर। आप जानते हैं सालों पहले बॉम्बे मुंबई हो चुका है, मद्रास चेन्नई हो चुका है और यूपी का इलाहाबाद भी प्रयागराज बन चुका है। लेकिन वहाँ की हाईकोर्ट्स आज बॉम्बे हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से ही जाने जाती हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में अब नैनीताल हाईकोर्ट रहेगा या ऋषिकेश हाईकोर्ट होगा, हल्द्वानी हाईकोर्ट होगा, गैरसैंण हाईकोर्ट होगा, इस पर नए सिरे से बहुत तेज बहस छिड़ गई है। और बहस कोर्ट रूम से बाहर निकलकर अब जनमत सर्वेक्षण के बहाने जनता के बीच, वकीलों के बीच और सियासतदानों के बीच पहुंच गई है। भगत सिंह कोश्यारी ने 3 पेज की चिट्ठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखकर ये मांग की है कि हाईकोर्ट का फैसला सरकार और संसद करे, यानी विधानसभा और पार्लियामेंट करे। PIL के जरिए, कोर्ट के जरिए फैसला नहीं होना चाहिए। तो गणेश गोदियाल ने याद दिलाया है कि गैरसैंण में कांग्रेस राजधानी बनाना चाह रही थी, बीजेपी ने 5-7 सालों में कुछ नहीं किया है, इसलिए जो भवन वहाँ बने हुए हैं, विधान भवन से लेकर दूसरे जो निर्माण हुआ है, उसी का उपयोग करते हुए क्यों ना हाईकोर्ट को गैरसैंण ही शिफ्ट कर दिया जाए। तो UKD और राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने भी गैरसैंण में हाईकोर्ट होने की वकालत की है। लेकिन जिस तरह से 8 मई को नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि कोई जगह चिन्हित की जाए जहां पर 50 से ज़्यादा जजों के चैम्बर्स बन सकें, उनके आवास बन सकें और 7,000 से ज़्यादा वकीलों के काम करने के चैम्बर हों, और जो हाईकोर्ट के एपरेटस में काम करने वाले दूसरे लोग हैं या दूसरी संस्थाएं हैं, उनके रहने और काम करने लायक व्यवस्था भी हो, ऐसी जगह चिन्हित की जाए। और उस जगह के आसपास में अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और रोड और एयर कनेक्टिविटी भी बेहतर होनी चाहिए। राज्य बनने के बाद पिछले 24 सालों में उत्तराखंड की सियासत बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच ही आती जाती रही है, लेकिन स्थायी राजधानी का प्रश्न दोनों के सामने ही मुंह बाए खड़ा रहा। समाधान कहीं नहीं मिला। जब भी किसी सियासी पार्टी को दिक्कत हुई तो वो गैरसैंण चले जरूर गए, लेकिन मन में गैरसैंण नहीं था। अगर मन में गैरसैंण होता तो हरीश रावत 2017 के चुनाव से पहले फैसला कर लेते। अगर मन में गैरसैंण होता तो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहते, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बजाय बड़ा फैसला कर लेते। अगर मन में तीरथ या आज पुष्कर सिंह धामी के मन में भी होता तो गैरसैंण पर फैसला वो भी कर सकते थे। लेकिन अब धामी सरकार के सामने दूसरी और बड़ी पेचीदा चुनौती हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर आ गई है। सरकार ने 2 साल पहले मन बनाया था, कैबिनेट से अप्रूवल भी दिया था कि गोलापार में, हल्द्वानी में 26 एकड़ वन भूमि है, वहाँ नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाएगा। एक समय हाईकोर्ट भी उसको लेकर राजी होता नजर आ रहा था। फिर बाद में तर्क दिया गया कि इस गोलापार क्षेत्र में 75% वन भूमि में पेड़ ही पेड़ हैं और इतनी संख्या में पेड़ों को काटकर हाईकोर्ट बनाना हाईकोर्ट को उचित नहीं लगा। उसके बाद एक बार फिर से बहस छिड़ गई, क्योंकि पहले तो नैनीताल और हल्द्वानी के बीच ही हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर नैनीताल की जो हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन के वकीलों के 2 मत सामने आए थे। कुछ लोग नैनीताल में ही हाईकोर्ट रखना चाह रहे थे, कुछ हल्द्वानी में हाईकोर्ट की वकालत कर रहे थे। फिर जैसे तैसे रास्ता बना। लेकिन अब 8 मई को जिस तरह से नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार वो जगह तलाशे जहां हाईकोर्ट लायक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके। अब हम बात करते हैं भगद्दा की चिट्ठी की। भगद्दा ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हुए कहा है, कृपया हाल में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए नए स्थान ढूंढने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया निम्न बिंदुओं पर प्राथमिकता से विचार करने का कष्ट करें। बिंदु संख्या 1, उत्तराखंड / उत्तरांचल
राज्य बनाते समय विस्तृत विचार विमर्श के बाद देहरादून को तात्कालिक राजधानी एवं नैनीताल में उच्च न्यायालय बनाने का निर्णय लिया गया था। यहां भगद्दा ये कहना चाहते हैं कि जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना तो दोनों क्षेत्रों में संतुलन साधने को लेकर के अस्थायी राजधानी के तौर पर देहरादून को चुना गया, तो हाईकोर्ट के लिए नैनीताल को यानी कुमाऊं क्षेत्र को चुना गया था ताकि गढ़वाल और कुमाऊं का संतुलन बना रहे। बिंदु संख्या 2 में भगत सिंह कोश्यारी कहते हैं, नैनीताल में अंग्रेजों के समय से ही राजभवन, सचिवालय आदि बनाए गए हैं। यह उत्तर प्रदेश की गर्मियों की राजधानी के रूप में प्रयुक्त होता रहा है, किंतु नए राज्य में नैनीताल को राजधानी बनाने से मंत्रियों, विशिष्ट जनों की अधिकता से स्थानीय पर्यटन व जनजीवन को बाधा पहुंचने की संभावना को देखते हुए यहां क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर हाईकोर्ट की स्थापना की गई। यानी कि राजधानी बनने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर नैनीताल में नहीं बन सकता था, इसलिए वहां हाईकोर्ट बनाया गया और हाईकोर्ट लायक वहां पे व्यवस्था थी। बिंदु संख्या 3 में भगद्दा कहते हैं, मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, किंतु लंबे समय तक संसद व विधानमंडल के सदस्य रहने के कारण मेरा कहना है कि न्यायालय का सम्मान रखते हुए भी राज्य की कौन संस्था, विभाग कहां रहे, इसका निर्णय संसद या विधानमंडल ही करते आए हैं। माननीय न्यायालय इस संबंध में निर्णय लेने लगेंगे तो पीआईएल कर्ता कल को किसी भी विभाग, जिला, तहसील आदि की मांग को लेकर न्यायालय में पहुंच जाएंगे व इससे संविधान द्वारा केंद्र या राज्य सरकारों को दिए गए अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाएगी। ये एक राजनीतिक प्रश्न है अपने आप में कि सरकारें तय करें, चुनी हुई सरकारें तय करें कि अदालतें कहाँ होंगी, जिला कौन बनेगा, तहसील कौन बनेगी, या फिर पीआईएल के जरिए या किसी भी जनहित याचिका के जरिए कोर्ट्स ये फैसला करें। ये प्रश्न भगद्दा ने मुख्यमंत्री के सामने रखा। वो आगे कहते हैं, जहां तक नैनीताल हाईकोर्ट के अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रश्न है, मेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार इससे पहले से ही सहमत है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्देश में स्वयं कहा है कि निर्देश संख्या 13 एवं 14 डी भी उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने गोलापार, हल्द्वानी में कोर्ट को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर सहमति दी थी। वो आगे कहते हैं, शासन प्रशासन द्वारा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए गोलापार में लगभग 26 बीघा जमीन का चयन कर वन विभाग से अनापत्ति हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग से इस संबंध में विचार कर 26 बीघे जमीन को अधिक बताते हुए इसे कुछ कम करने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है। इससे क्षतिपूर्ति के लिए वन विभाग को अन्यत्र वन लगाने हेतु जमीन का भी चयन कर लिया गया है। ऐसे में अब अन्यत्र वैकल्पिक स्थान ढूंढने हेतु दिए गए निर्देश के क्षेत्र में असंतोष फैलने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता है। ये बहुत संवेदनशील पक्ष है जो भगद्दा ने रखा। वो ये कहना चाहते हैं कि जब पहले गोलापार में जगह चिन्हित कर ली गई है तो उसी दिशा में आगे बढ़ा जाना चाहिए और वन विभाग की जो जमीन है उसकी क्षतिपूर्ति दूसरे हिस्से में राज्य सरकार करे। अंत में जो लाइन वो लिखते हैं कि ऐसा नहीं होने पर, यानी कि हाईकोर्ट को नैनीताल से गोलापार शिफ्ट न करके अगर दूसरी जगह, यानी उनका इशारा है कि आईडीपीएल या कहीं और शिफ्ट किया जाता तो इससे जो है असंतोष फैलने की संभावना है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये उत्तराखंड के लिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि पर्वतीय राज्य होने के बावजूद गढ़वाल और कुमाऊं को लेकर के तो कई बार भावनाएं आहत होती हैं। पहाड़ और मैदान के मसले भी हमने अक्सर देखा है कि चीज़ों को निर्णय लेते वक्त बड़ी ही संवेदनशीलता दिखाने की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है उस तरफ वो इशारा करता है। आगे वो कहते हैं कि रोखड़ के रूप में अभिलेखों में ये जगह है जो गोलापार को उसको दर्शाया गया है और उसके अलावा वो पेड़ों की मोटाई को लेकर के भी कहते हैं कि 4 से 6 इंच की मोटाई वाले पेड़ है, यानी उनको काटने में वहाँ अड़चन नहीं आनी चाहिए, शायद इस तरह वो इशारा करना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं कि माननीय न्यायालय से अपने आदेश में स्वयं ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि अधिवक्ताओं को वर्चुअली या ऑनलाइन बहस करने का अभ्यास डालना चाहिए। यानी कि वो इसमें कोर्ट का ही रेफरेंस देते हुए कह रहे हैं कि कोविड के बाद जो ऑनलाइन और वर्चुअल माध्यम से बहुत सारी जिरह बहस देश की तमाम अदालतों में, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में होती रही है, उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी होती है, तो उसकी भी प्रैक्टिस वकीलों को रहनी चाहिए। यानी कि जो गढ़वाल क्षेत्र के जो वकील हैं वो तर्क देते हैं कि उनको नैनीताल आने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, संसाधन, पैसा खर्च होता है, उस नज़रिए से वो कहते हैं कि हमें आभासी माध्यम से, यानी वर्चुअल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से भी बहस जिरह करनी चाहिए। आगे वो कहते हैं कि माननीय न्यायालय ने नैनीताल में आसपास चिकित्सा आदि की उचित व्यवस्था नहीं होने का जिक्र किया है। गोलापार हाईकोर्ट बन जाने से हल्द्वानी में सभी प्रकार की सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा की उचित सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। यहाँ से हवाई अड्डा भी एनएच बन जाने से 20 या 25 मिनट पंतनगर पहुँचा जा सकता है। यानी कि
कितना ये अपने आप में 24 साल की तमाम सरकारों को एक्सपोज भी करता है। हाईकोर्ट ने जो नैनीताल से शिफ्ट करने की जो बात कही, उसके पीछे एक बड़ा तर्क ये है कि यहाँ अगर कोई वकील या जज बीमार हो जाता है कोर्ट परिसर में, तो उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए और सुगम मार्ग या रोड या एयर कनेक्टिविटी को लेकर के बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी चुनौतियां हैं। ये अपने आप में सरकार को आईना दिखाता है कि 24 साल बाद भी हमने जहां हाईकोर्ट बनाया है वहां हम बड़े अस्पताल नहीं खड़े कर सके हैं। हम एयर कनेक्टिविटी के नाम पे पंतनगर से एयरपोर्ट की हम बात जरूर करते हैं, लेकिन कितनी बेहतर वहां से हवाई सेवाएं हैं ये सबको पता है। तो भगतदा ने कहा है कि उनको और बेहतर किया जा सकता है, और जब गोलापार यानी हल्द्वानी में हाईकोर्ट नैनीताल से शिफ्ट होकर आएगा तो वहां चिकित्सा की सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज भी कंपैरेटिवली नैनीताल के बेहतर होंगी। आगे बिंदु संख्या 11 आखिरी बिंदु है भगतदा की चिट्ठी का। वो कहते हैं, मैं अत्यंत विनम्रता व न्यायालय का पूर्ण सम्मान करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया उच्च न्यायालय के लिए जनमत संग्रह जैसी प्रथा से बचा जाए, इससे भविष्य में इसका दुरुपयोग हो सकता है। इस लिहाज से वो अनुरोध करते हुए मुख्यमंत्री से कहते हैं कि इस संबंध में शासन की ओर से केंद्र सरकार या सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र समस्या का समाधान निकाला जाए। यानी वो कहते हैं कि इस मसले को बहुत लिंगर ऑन नहीं किया जाना चाहिए राज्य सरकार को, धामी सरकार को इस मसले पर चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर इस मसले पर बहस ज़्यादा बढ़ेगी तो इससे एक तरह से मन मुटाव और मन भेद की सिचुएशन उत्तराखंड में पैदा हो सकती है गढ़वाल और कुमाऊं के दरमियान। उसके अलावा वो दूसरी भी बात कहते हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करिए या फिर भारत सरकार के समक्ष जाकर के इस मसले के समाधान को लेकर के धामी सरकार को प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी बात भगतदा ने अपनी चिट्ठी में ये भी कही, जो जनमत संग्रह की जो परंपरा शुरू की जा रही है ये बहुत उसका वो समर्थन नहीं करते हैं, इससे बचा जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट हालांकि जनमत संग्रह की जो व्यवस्था समझिए या जो कहिए अभियान है उसको शुरू कर चुका है, और मंगलवार से उस पर आप हाँ और ना में, यानी नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट होना चाहिए अन्यत्र या नहीं होना चाहिए, इसके पक्ष में हाँ या ना में अपना पक्ष रख सकते हैं। आपको वेरीफाई अपने आप को करना पड़ेगा ताकि फर्जी वोटिंग ना हो, फर्जी जनमत संग्रह ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन भगतदा की चिंता अपनी जगह है, और भगतदा ने चिट्ठी लिखी उसी दौरान विपक्ष की तरफ से कम गणेश गोदियाल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने वकालत की है कि जो हमने पहले भी कहा कि गैरसैंण में हाईकोर्ट को शिफ्ट कर देना चाहिए, वहां विधान भवन बना हुआ है और विधायकों मंत्रियों के लिए जो आवास और जो निर्माण कार्य हैं उनका इस्तेमाल करते हुए वहां से हाईकोर्ट को संचालित किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में फिर उत्तराखंड क्रांति दल भी गणेश गोदियाल के सुर में सुर मिलाते हुए वो भी ये वकालत कर रहा है, यानी यूकेडी भी ये पक्ष में है कि हाईकोर्ट नैनीताल से गैरसैंण में शिफ्ट होना चाहिए। जबकि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच है, मंच ने भी ये वकालत की है, यानी राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने भी ये वकालत की है कि हाईकोर्ट को गैरसैंण में ही शिफ्ट किया जाना चाहिए, यानी कि पॉलिटिकली इस मसले पर बहस शुरू हो गई। अब हम बात करेंगे जो कुमाऊं क्षेत्र के जो नैनीताल हाईकोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उनके क्या तर्क हैं, और जो गढ़वाल की बार एसोसिएशन है या जो देहरादून, हरिद्वार या फिर जो गढ़वाल क्षेत्र की जो बार एसोसिएशन है जो ऋषिकेश IDPL में हाईकोर्ट की शिफ्टिंग की वकालत कर रहे हैं, उनके क्या तर्क हैं। जो कुमाऊं क्षेत्र के जो वकील हैं या जो नैनीताल हाईकोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उनका तर्क भी करीब करीब भगत सिंह कोश्यारी ने जो अपनी चिट्ठी में जो बिंदु उठाए हैं उन्हीं बिंदुओं के जैसा है। नैनीताल बार एसोसिएशन और कुमाऊं क्षेत्र के वकीलों का ये तर्क है कि चूंकि नैनीताल में हाईकोर्ट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, वहाँ पे वकीलों का भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, वो वहाँ लंबे समय से काम कर रहे हैं, और उनका ये तर्क है कि अक्सर जो टूरिज्म का सीज़न होता है, गर्मी की छुट्टियाँ भी जब हो जाती हैं कोर्ट की, सर्दी की छुट्टियाँ भी कोर्ट की होती हैं, तो वो ये तर्क देते हैं कि बहुत ज़्यादा टूरिज्म इफेक्ट नहीं होता है। उल्टे उनका ये तर्क है कि जो गढ़वाल क्षेत्र से जो वकील आते हैं वो तर्क देते हैं कि 150-160 के आसपास रोज़ाना नए केसेस आते हैं, और बहुत सारे जो पुराने केस चल रहे होते हैं, फिर चाहे कुमाऊं क्षेत्र के दूरस्थ एरिया के हों या गढ़वाल क्षेत्र के दूरस्थ एरिया के हों, वहाँ रोज जो लोग होते हैं उनको आना नहीं पड़ता है, और वो अपने वकीलों के माध्यम से भी अपने केसेस को लड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुमाऊं क्षेत्र के वकीलों का कहना है कि जो भीड़ भाड़ का जो तर्क दिया जाता है वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके दिया जाता है। और इस क्षेत्र में जब हाईकोर्ट बन गया है, वकीलों ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर लिया है, तो उनका ये तर्क है कि यहाँ अच्छे होटलों की व्यवस्था भी है और छोटे होटल भी हैं, गुरुद्वारे, धर्मशालाएं भी, जहाँ भी आकर के लोग ठहरते हैं। और वो सरकार से मांग भी करते हैं कि हमें सुविधाएं, चाहे फिर वो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाने की बात हो, रोड और एयर कनेक्टिविटी की बढ़ाने की बात हो, इन पर सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि हाईकोर्ट को ही नैनीताल से शिफ्ट किया जाए। हालांकि काफ़ी बहसबाजी के बाद जो नैनीताल के जो समर्थक थे वो हल्द्वानी तक के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब उनके सामने प्रश्न ये आ रहा है कि क्या हाईकोर्ट पूरे कुमाऊं से शिफ्ट होकर गढ़वाल की तरफ जा सकता है, फिर चाहे वो IDPL ऋषिकेश हो
या फिर गैरसैंण की पॉलिटिकल डिमांड हो। तो उनका मोटे तौर पर यही तर्क है, और ये भी तर्क जो भगतदा ने दिया है वही तर्क वकीलों का भी है कि राज्य निर्माण के समय हाईकोर्ट यहाँ स्टैब्लिश किया गया था, तो एक बड़ा सरकारी इदारा, एक संस्थान वहाँ पे बना हुआ है, उसको वहाँ से नहीं हटाया जाना चाहिए। वैसे भी पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत बड़े इदारे, सरकारी इदारे बचे नहीं हैं, तो जो बचे हैं उनको वहीं बचाए रखने की कोशिश होनी चाहिए। तो जबकि अगर गढ़वाल की जो बार एसोसिएशन, करीब करीब 22 बार एसोसिएशन, चाहे देहरादून, हरिद्वार और दूसरे जो कोर्ट्स के बार एसोसिएशन हो गढ़वाल की, उनकी डिमांड ये है कि आईडीपीएल में 850 एकड़ के आसपास ज़मीन है और यहाँ उस तरह से पर्यावरणीय क्षति होने की, पेड़ों को काटने की दिक्कत भी नहीं है, यानी कि यहाँ बहुत कम खर्च में हाईकोर्ट की शिफ्टिंग हो सकती है और हाईकोर्ट का निर्माण कार्य यहाँ किया जा सकता है। इस तरह का तर्क हाईकोर्ट की तरफ से भी आए थे। दूसरा, यह एयर कनेक्टिविटी बहुत नज़दीक है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पास में है, रोड कनेक्टिविटी भी बेहतर है, इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट से भी जो वकील अगर केसेस के लिए आते हैं वो उनको सुविधा रहेगी। इस क्षेत्र में जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बेहतर हैं, ऋषिकेश में एम्स भी है और बड़े बड़े अस्पताल भी देहरादून के आसपास हैं, ये उनका तर्क है। एक उनका तर्क ये भी रहा है कि जब गढ़वाल के 60 से 70% केसेज हैं नैनीताल हाईकोर्ट में, वो गढ़वाल क्षेत्र के ही वादियों के होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ता है। और वहाँ चूँकि नैनीताल छोटा शहर है और टूरिज़्म का डेस्टिनेशन है, इसलिए वहाँ बड़ी संख्या में बाहर से टूरिस्ट भी आता है, तो वहाँ होटल यानी अकोमोडेशन महंगी पड़ती है। और चूँकि सरकार देहरादून से चलती है, वहाँ से जो बड़ी संख्या में जो सरकारी वाद होते हैं उनको लेकर के अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, जब वो नैनीताल हाईकोर्ट में जाते हैं तो वो अपने अकोमोडेशन और दूसरे जो ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह का बिल हैं वो मोटे बिल लगाते हैं, जिससे राज्य सरकार पर बोझ आता है। तो कुछ इस तरह के तर्क है। लेकिन कल्पना करिए, जिस राज्य के ऊपर 70,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, 24 साल का वो युवा राज्य अब तक स्थायी राजधानी के प्रश्न से जूझ रहा था और अब उसके सामने हाईकोर्ट का नया ठिकाना कहाँ हो, ये प्रश्न खड़ा हो गया है। कहाँ तो जिस तरह से 9 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार इस राज्य में है, उनके रोजगार के रास्ते खोलने की बात है, और दूसरी चुनौतियां हैं, और वहाँ अब एक चुनौती हाईकोर्ट को लेकर के भी आ गई है। लेकिन मोटे तौर पर कहा जाए तो अगर नैनीताल हाईकोर्ट ये कहता है कि इस क्षेत्र में बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छी एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये सरकारी इंतज़ामों की पोल खोलता है। 20-22 साल की सरकारों के जो कामकाज का ढर्रा रहा है उसको बयां करता है। और अगर हाईकोर्ट को आईडीपीएल की तरफ शिफ्ट किया जाता तो जो कुमाऊं की जो बार एसोसिएशंस हैं या जो भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, वो प्रश्न भी अपनी जगह वाजिब है, क्योंकि राज्य गढ़वाल और कुमाऊं के संतुलन को लेकर के राज्य आगे बढ़ता रहा है। उस नज़रिए से भगतदा ने जो प्रश्न उठाए उनको पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो हाईकोर्ट की डिमांड है कि ऐसे समय में जब हाईकोर्ट पर वकीलों की संख्या भी बढ़ रही है, यानी वर्कलोड भी बढ़ रहा है और वहाँ मैन पावर भी बढ़ रही है, तो फैसिलिटीज़ हाईकोर्ट को भी मिलनी चाहिए। वो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि हाईकोर्ट चल सके और बेहतर तरीके से चल सके। लेकिन एक सवाल ये भी है कि हमारे बगल का ही हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश है, उसकी राजधानी शिमला है, वहाँ से राजधानी विधानसभा भी चलती है और वहीं से हाई कोर्ट भी चलता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रो पहाड़ की नीति हमने बनाई या प्रो मैदान का नज़रिया हमारे सियासतदानों ने रखा, इसलिए जब पलायन की बात आती है तो हम उस अधूरे प्रश्न का सामना करते हैं कि बड़ी संख्या में आम जनता पहाड़ों से पलायन करके मैदान में या दूसरे राज्यों में काम करने के लिए बड़े महानगरों में जा रही है। लेकिन हमें उस प्रश्न को भी एड्रेस करना पड़ेगा कि जब पलायन हुआ तो बड़े स्तर पर हमारे जो पॉलिटिकल चेहरे हैं उन्होंने भी पलायन किया। कुमाऊं के नेताओं ने मैदानी क्षेत्र में पलायन किया, गढ़वाल के नेताओं ने मैदानी क्षेत्र में पलायन किया। तो जब हमारे नेता पलायन करते हैं, जब हम पौड़ी गढ़वाल से गढ़वाल मुख्यालय को उठा करके, गढ़वाल कमिश्नरी के मुख्यालय को उठा करके जब हम देहरादून में आ जाएंगे, जब हमारा पलायन आयोग देहरादून से काम करने लग जाएगा, तो हम समझ सकते हैं कि हमने प्रो पहाड़ अप्रोच रखी है या हमारी अप्रोच एक तरह से प्रो पलायन जैसी अप्रोच रही कि जब हमारा सिस्टम पलायन करता है तो आम आदमी पलायन क्यों न करेगा। तो लेकिन कुल मिलाकर के नैनीताल हाईकोर्ट का शिफ्टिंग का जो प्रश्न है उसने एक बार फिर से उत्तराखंड में बड़ा एक तरह से बवेला खड़ा कर दिया है और बहुत जल्दी इसका निश्चित तौर पर समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि ये बहस अगर लंबी खिंचती है तो इसका असर गढ़वाल कुमाऊं की जनता पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार को प्रोएक्टिव अप्रोच से इस पर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ जिस तरह से नैनीताल हाईकोर्ट
कोर्ट की बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वो 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में जो समर ब्रेक जो होना है उससे पहले वहां पहुंच करके किसी तरह से एसएलपी के माध्यम से या दूसरे किसी भी माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की दखल की कोशिश भी की जा रही है। नैनीताल की जो हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन की तरफ से है, उसके अलावा अपने स्तर पे जो गढ़वाल की बार एसोसिएशन अपने तरीके से प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें तो भी खबर आई कि जो देहरादून के अंदर है वो विधिक कामकाज आज यहाँ की बार एसोसिएशन नहीं करेगी, इस तरह का आह्वान भी किया गया है। अगर आप जनमत संग्रह का हिस्सा बन रहे हैं, उसमें अपनी राय दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हमारे यूट्यूब पर भी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय जाहिर कर सकते हैं कि क्या आप नैनीताल में हाई कोर्ट के पक्ष में हैं या आपको लगता है कि आईडीपीएल ऋषिकेश में हाई कोर्ट को शिफ्ट किया जाना चाहिए, या कोई आपका तीसरा भी मत है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।